Find intensity of electric field due to an infinitely long straight charge wire। मतलब हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम सब पैटर्न देखते हैं कि आखिर एक लॉन्ग वायर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे कि आपने देखा है पॉइंट चार्ज, यदि एक प्लस क्यू चार्ज रखा होगा पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है हमें मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू इन्फिनिटी। तो वो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बनाता है हर एक डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन हो सकती है सभी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, अपवर्ड डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी करेगा। ठीक है, तो इन अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू इन्फिनिटी। तो ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। और इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मालूम है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, मगर हम किसकी बात कर रहे हैं, और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, मतलब एक वायर ए। ठीक है, अब इसकी लेंथ हमने मान लेते हैं जिसकी लेंथ है L। अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वायर को कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड किया, स्मॉल चार्ज पार्टिकल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यदि हम इसकी अज्यूम करें कि कई सारे स्मॉल चार्ज से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, इसके जैसे यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा सभी डायरेक्शन में। ठीक है, प्लेन के बोर्ड के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ में। उसी तरीके से इस चार्ज का देखते हैं, यहाँ पर जो चार्ज है उसका भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब इन वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन क्या है अलग अलग। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो रहा है, कैंसिल हो गए। उसी तरीके से यहाँ के वर्टिकल कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा, वो हर डायरेक्शन में तो होगा मगर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, मतलब यदि ऐसा समझे कि एक पेन है, एक लॉन्ग वायर है जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह रहेगी, सभी डायरेक्शन में, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन को छोड़कर। ऐसा ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए बी एक कंडक्टर है जिस पर हम क्यू चार्ज देते हैं। ठीक है, क्यू चार्ज देते हैं और उसकी लेंथ कितनी है एल। इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे गॉस थ्योरम से। कल भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं तो उसको 3 स्टेप पे यूज करेंगे। क्या थी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फाइंड या ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ठीक है, सेकंड फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थर्ड अप्लाई गॉस थ्योरम। तो पहले हमें क्या, यहाँ पर हमें एक क्लोज सरफेस अज्यूम करनी है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, r रेडियस और l लेंथ का एक सिलेंडर यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे एज अ गॉसियन सरफेस। r डिस्टेंस, r रेडियस और l लेंथ, ये हमने एक सरफेस अज्यूम करी एज अ गॉसियन सरफेस। पहली स्टेप हमारी होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी देखा कि कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, सभी डायरेक्शन में, केवल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन को छोड़कर। ठीक है, तो यदि मैं सिलेंडर को 3 सरफेस में डिवाइड करूँ, कौन कौन सी, ये जो सर्कुलर वाली है टॉप सरफेस, इसको नाम देते हैं हम S1, ये जो बॉटम वाली है सर्कुलर S2, और ये जो कर्व सरफेस होती है सिलेंडर की उसे मैं बोल देता हूँ S3। ठीक है, मतलब यदि ये पेन सिलेंडर है तो टॉप, ये बॉटम और ये कर्व सरफेस। अब हमें क्लियर समझ में आ रहा है, क्या इलेक्ट्रिक लाइन इस S1 सरफेस से बाहर जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इस S1 सरफेस से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरीके से S2 से क्या कोई इलेक्ट्रिक लाइन बाहर होगी, नहीं होगी, सेम रीजन।
तो इलेक्ट्रिक लाइन केवल किस सरफेस से बाहर होगी, इस कर्व्ड सरफेस से। ठीक है, हम इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। देखो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, द फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस S1। अब इस S1 से कितना फ्लक्स होगा, E ds1 cos ऑफ थीटा, E ds1 cos ऑफ थीटा। अब ये ds1 क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का हमारा क्या तरीका होता है कि पहले हम स्मॉल सरफेस से फ्लक्स फाइंड करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा सरफेस एरिया अज्यूम करो। यदि ये टोटल एरिया S1 है तो इस स्मॉल में क्या हो जाएगा, ds1। उसी तरीके से यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे हम, ds2, और यहाँ पर अज्यूम किया हमने ds3। ठीक है, तो पहले हमने ds1 का फ्लक्स निकाला, E ds1 cos थीटा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये पूरी सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी कर सकते हैं हम लोग, E ds2 cos ऑफ थीटा, और उसी तरीके से ये कर्व सरफेस के नीचे लिख देता हूं यहाँ पर मैं, E ds3 cos ऑफ थीटा, और इन सभी को हम रोज इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल सरफेस कर जाएगा। मतलब ये सरफेस से आ रहा है टॉप वाली से, ये बॉटम से, और ये कर्व्ड सरफेस से, और टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमने विजुअलाइज किया था कि इससे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं हो रही है, इसलिए इसका फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। हम इसको मैथमेटिकल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, यहाँ पर ये है। ठीक है, अब ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एरिया कितना होने वाला है, 90। ठीक है, यदि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रखूंगा तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सेम रीजन यहाँ भी काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ या इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में मान लो, और इस सरफेस के एरिया किस तरफ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अंदर कितना फॉर्म होगा, 90। यहाँ पे 90 वैल्यू रखेंगे तो cos 90 0, ये वाली पूरी टर्म भी हो जाएगी 0। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि ये छोटा सा एक एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है, E ds3। ठीक है, तो हमने ये मैथमेटिकल भी प्रूव कर दिया। अब phi E कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम इस ds3 को निकालेंगे। अब ये ds3 क्या है, तो हमने ये स्मॉल एरिया अज्यूम किया है, ऐसे कई सारे एरिया हम अज्यूम कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया में। उस सभी एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और वो कितना होता है, 2 pi r l। phi E into 2 pi r l इक्वेशन पर, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ds3, ये क्या है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट अज्यूम गॉसियन सरफेस, देन सेकेंड फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन थर्ड अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, phi q upon epsilon naught, the total flux linked with a surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। अब इस कंडक्टर के अंदर, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, हमें द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स कितना होता है, q अपॉन l। तो q इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू l। तो इस q की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो phi इक्वल्स टू लैम्डा डॉट l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं इस phi की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा l एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2 pi r l। इस l से l को मैं कैंसिल कर देता हूँ, P की वैल्यू क्या आने वाली है, लैम्डा 2 pi एप्सिलॉन नॉट r न्यूटन पर कूलम।
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर करा है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और एक कंडक्टर के कारण कितनी है? λ/2πε0R। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि एक कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्या दोनों ही सेम अमाउंट से कम हो रही है? यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर है, तो किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा तेजी से कम होगी? ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। यदि मैं डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मगर यदि मैं यहाँ पर डिस्टेंस को डबल करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बहुत तेजी से कम होती है एज कंपेयर टू लाइन चार्ज और लीनियर कंडक्टर।